हर्शे एंड चेस का जो एक्सपेरिमेंट था वो ये बताता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इससे पहले का जो एक्सपेरिमेंट था एवरी, मैकलियोड एंड मैकार्टी का, ये भी बताता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होगा। लेकिन उसके बाद बड़ा कंफ्यूजन ये हुआ, कुछ साइंटिस्ट बोलते थे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ साइंटिस्ट बोल रहे थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट आया। हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट फाइनली प्रूफ करता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब बात यह है कि इन्होंने किया क्या, तो इन्होंने लाइफ साइकिल के ऊपर काम किया, टी2 बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया के। टी2 बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक प्रकार का वायरस है और वो क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, तो टी2 बैक्टीरियोफेज को जब डीएनए रेप्लिकेशन करना होता है या अपनी संख्या बढ़ाना होता है, टी2 बैक्टीरियोफेज को रिप्रोडक्शन करना होता है, तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और बैक्टीरिया की मशीनरी को यूज करके अपना नया वायरस बनाता है। ठीक है, तो उसी को इन्होंने यूज किया, टी2 बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये एक प्रकार का अनइक्विवोकल प्रूफ है, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट ऑन टी2 बैक्टीरियोफेज एंड ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर, टी2 बैक्टीरियोफेज के ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। टी2 बैक्टीरियोफेज क्या है, इट इज ए वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ठीक है, ये एक प्रकार का वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। हम सबसे पहले टी2 बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेंगे। टी2 बैक्टीरियोफेज जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है और ये क्या है इसका, ये इसका हेड है और इसके हेड के अंदर क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए भरा हुआ होता है। और ये क्या है इसका, ये है कॉलर। ठीक है, और ये क्या है, बैक्टीरियोफेज का टेल है और यहाँ पे कुछ स्पाइक निकले होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, ये क्या है, ये है स्पाइक। ठीक है, स्पाइक की संख्या कितनी होती है, 6 होती है और टेल की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, और ये हो गया हेड और ये इसका हो गया क्या, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल में क्या है, इसका डीएनए होता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए से बना होगा। तो देखिए, समझिए बात क्या, ये क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, ये है हमारा बैक्टीरियोफेज। ये हो गया हमारा बैक्टीरियोफेज। और कौन सा बैक्टीरियोफेज है ये, टी2 बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब बात समझने की ये है कि इन्होंने देखा कि जो इसका हेड होता है, इसका जो हेड होता है और इसकी जो टेल होती है, टेल स्पाइक, ये पूरी जो बॉडी है ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है प्रोटीन की, ये बनी होती है प्रोटीन की। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उन्होंने देखा कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किससे बना हुआ है, डीएनए से। और आप सबको पता है कि प्रोटीन में क्या पाया जाता है, सल्फर। प्रोटीन में सल्फर पाया जाएगा और इसमें फास्फेट जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, और जो डीएनए है, डीएनए में पाया जाता है फास्फेट और इसमें सल्फर जो होगा वो एब्सेंट होगा। ठीक है, आप लोगों को पता है डीएनए होगा तो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे वो फास्फेट की मदद से ही ना जुड़ेंगे, फास्फोडाइस्टर लिंकेज पाया जाता है। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा होगा तो फास्फेट की मदद से। इसका मतलब डीएनए में फास्फेट पाया जाएगा और आरएनए के अंदर भी फास्फेट पाया जाएगा, उसमें भी न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं। लेकिन जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन में क्या पाए जाते हैं, सल्फर पाए जाते हैं। कुछ एमाइनो एसिड है जो सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रोटीन में सल्फर और डीएनए में हमारा क्या होगा, फास्फेट पाया जाता है। इतना इन्होंने सबसे पहले देखा, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर देखा और इन्होंने क्या किया, इकोलाई बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज पे एक्सपेरिमेंट अपना
कंडक्ट किया। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि हर्शे एंड चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, कैसे किया अपना एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हर्शे एंड चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट में 2 बैक्टीरियोफेज लिए। एक बैक्टीरियोफेज के ऊपर उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर की लेबलिंग किया और एक बैक्टीरियोफेज में उन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फेट की लेबलिंग कर दी। तो आपको पता है जो फास्फेट होता है वो किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। तो रेडियो एक्टिव फास्फेट जो होगा वो उसके डीएनए में जाके चिपक जाएगा, मतलब डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। और जो एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर लिया है। ये सल्फर जो है किसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो ये प्रोटीन को इनकॉर्पोरेट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फेट लिया। इसका मतलब ये जो फास्फेट है ये डीएनए से इसके क्या हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अब तो इसके बाद इन्होंने लेबलिंग कर दिया। लेबलिंग के बाद क्या हुआ, पहला स्टेप इन्होंने करवाया इन्फेक्शन। इस बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन करवा दिया। ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के ऊपर इन्होंने बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन करवा दिया। तो ये बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन हो गया। एक बैक्टीरिया यहाँ और ले लिया, इकोलाई बैक्टीरिया, और इसके ऊपर भी इन्फेक्शन करवा दिया। लो, इन्फेक्शन करवा दिया। तो हुआ क्या होगा कि जब इन्फेक्शन करवाएगा तो इसका डीएनए जो है ये चल के इसके अंदर आ गया होगा। ये डीएनए इसका इसके अंदर आ गया, इसका डीएनए भी इसके अंदर आ गया होगा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, इन्फेक्शन के बाद इसका जो डीएनए है ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ ब्लिंड हो जाएगा। तो ये देखिए क्या होगा कि बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए है और ये बैक्टीरिया का डीएनए, दोनों आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए या ब्लिंड हो गए। ठीक है, और यही कुछ यहाँ पे भी हुआ होगा। यहाँ पे क्या हुआ होगा कि बैक्टीरियोफेज का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए आपस में ब्लिंड हो गए होंगे। और जो प्रोटीन कोट है उसका बैक्टीरियोफेज का ये तो ऊपर ही रह गया होगा। यहाँ भी प्रोटीन कोट जो है बैक्टीरियोफेज का ये ऊपर ही रह गया होगा। ये देखो, ये प्रोटीन कोट ऊपर ही रह गया। अब तीसरा स्टेप क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन करवा लेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि ये जो प्रोटीन कोट ऊपर था, ये जो प्रोटीन कोट है ये अलग कर लो और बैक्टीरिया को अलग कर लो। तो बैक्टीरिया को प्रोटीन कोट को अलग करने के लिए ही सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में क्या पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को और ब्लड सेल को, ठीक है, अलग अलग करना हो तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं। जब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे तो प्लाज्मा अलग हो जाएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स अलग हो जाता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे भी किया जाता है। या आप और घरेलू एग्जाम्पल अगर देखें तो घरेलू एग्जाम्पल में जैसे कि हम लोग दही होता है तो दही को क्या करते हैं, मथ देते हैं। मथने का मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन ही तो कराते हैं, जुम जुम जुम। ठीक है, तो क्या होगा कि जब मथ देते हैं तो उसका जो फैट है वो ऊपर तैरने लगता है और नीचे जो बच जाता है वो छाछ बच जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें किया गया कि इकोलाई बैक्टीरिया और जो उसका प्रोटीन कोड था बैक्टीरियोफेज का, उसको जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया तो वो अलग अलग दोनों हो गए। तो अब क्या हुआ होगा कि ये बैक्टीरिया जो है इकोलाई अलग हो गया और साथ में ये जो बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन कोड था ये अलग हो गया, ये प्रोटीन कोड अलग हो गया, ये बैक्टीरिया अलग हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे देखो ये बैक्टीरिया है जो है और ये इसका जो होगा प्रोटीन कोड होगा बैक्टीरियोफेज का। ठीक है, ये हो गया इसका बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोड ऊपर का। ठीक है, ये इसका इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। तो इसमें देखा बैक्टीरिया की सेल में उन्होंने देखा कि इन्होंने बैक्टीरिया के अंदर देखा कि हमने जो यहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर को लेबलिंग किया था वो बैक्टीरिया में आया कि नहीं आया। तो इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया में नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड। और इसमें देखा तो इन्होंने इसमें देखा कि रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड। यहां पे रेडियो एक्टिव सल्फर मिला लेकिन यहां पे रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं मिला। तो इससे यह सिद्ध होता है अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो इसके अंदर जो है
वो रेडियो एक्टिविटी आ जाती, क्योंकि ये जो सल्फर है ये इसके अंदर चला जाता, लेकिन सल्फर इसके अंदर नहीं गया। इसका मतलब प्रोटीन भी क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने देखा, तो इस वाले बैक्टीरिया में इन्होंने जब देखा तो देखा क्या कि रेडियो एक्टिव फास्फेट डिटेक्ट किया, रेडियो एक्टिव फास्फेट डिटेक्ट किया, और इसमें जो है इसका जो प्रोटीन कोड था इसमें नो रेडियो एक्टिव फास्फेट डिटेक्टेड। तो इसके प्रोटीन कोड में फास्फेट नहीं मिला, रेडियोएक्टिव फास्फेट, और बैक्टीरिया के अंदर क्या हुआ, रेडियोएक्टिव फास्फेट मिला। इससे यहाँ पे ये सिद्ध होता है कि जब हमने इसके डीएनए में फास्फेट डाल दिया था, रेडियोएक्टिव फास्फेट, ये इसको इन्फेक्शन किया होगा बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए भेज दिया होगा। और जब डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर भेजा तो इसका जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए था ये इसमें आ गया होगा। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि डीएनए जो है बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया के अंदर आया। तो जब डीएनए आता है, जो ट्रांसफर होता है, जो पेरेंट से प्रोजनी में ट्रांसफर होता है, उसी को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया के अंदर क्या ट्रांसफर हुआ, डीएनए। ठीक है, तभी तो वहां पे रेडियोएक्टिव फास्फेट मिला। अगर आया तो हर्शे और चेस ने क्या बताया कि बैक्टीरियोफेज से जो बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगा वो जेनेटिक मटेरियल होगा। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि सल्फर जो है बैक्टीरिया के अंदर तो आया नहीं, तो सल्फर जो बैक्टीरिया के अंदर आया नहीं तो इसका मतलब प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, और अगर यहाँ पे सल्फर आ गया होता तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे देखा कि फास्फेट को हमने किस पे डाला था, डीएनए के ऊपर। तो यहाँ पे फास्फेट, रेडियोएक्टिव फास्फेट जो डीएनए से चिपक गया था, डीएनए से इनकॉर्पोरेट हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने बैक्टीरिया को जब देखा तो बैक्टीरिया में रेडियोएक्टिव फास्फेट मिला। इसका मतलब ये हुआ बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया के अंदर क्या ट्रांसफर हुआ, फास्फेट ट्रांसफर हुआ, और फास्फेट किससे मिल जाता है, डीएनए से। तो ये सिद्ध होता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन करते कैसे हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से दो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब होते हैं, और इनको क्या करते हैं, ऐसे घुमा देते हैं। इसको बहुत तेजी से घुमाते हैं, तो घुमाने के बाद इनको कुछ इस प्रकार से यहाँ नीचे में बैक्टीरिया मिलेगा, इसको पैलेट बोलते हैं। ठीक है, पैलेट मतलब बैक्टीरिया, और ऊपर में ये सब जो है उसका प्रोटीन कोड तैर रहा होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट, मतलब प्रोटीन कोड।